नेक्स्ट वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को लेंथ से, मास से, टाइम से हम लोग नहीं नाप सकते, इसलिए वो एक बेसिक क्वांटिटी है और उसको हमको अलग से नापना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इस बल्ब को भी चला रही है, पंखे को भी चला रही है, एसी को भी चला रही है। किस मशीन को चलाने में कितनी करंट लगती है? किसी में कम लगती है, किसी में ज्यादा लगती है। तो करंट का जो यूनिट हमने बनाया उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा एम्पियर। तो पंखा 1 एम्पियर लेता है, एसी 10 एम्पियर लेता है, उससे 10 गुना ज्यादा लेता है। हम हीटर चलाते हैं 15 एम्पियर लेता है, रेडियो चलाते हैं 2 एम्पियर लेता है, टीवी चलाते हैं 2.5 एम्पियर लेता है, कंप्यूटर चलाते 1.5 एम्पियर लेता है। उससे हमको पता लगता है कि इसमें कितनी एनर्जी जा रही है। तो हम नापते क्या हैं? करंट। करंट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है। फिलहाल हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि ये 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर करंट कितनी पावरफुल करंट होती है, किसको बोलेंगे? तो करंट को हम कैसे नापते हैं? तो आंसर है, करंट को हम उसके इफेक्ट से नापते हैं। करंट जब फ्लो होती है तो बहुत तरह के इफेक्ट दिखाती है। कैसे? वो किसी भी चीज को गर्म कर सकती है, तार को गर्म कर सकती है, ये उसका एक इफेक्ट है, हीट करने का, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा, अगर हम उसको ऐसा लपेट दें तो वो मैग्नेट बनाती है, दैट इज ना भी लपेटे तो भी वो मैग्नेट बनाती है, दैट इज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। उस इफेक्ट से हम उसको नाप सकते हैं। तीसरा, जब हम उससे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो मेटल को या दूसरे मटेरियल को कंपाउंड में से खींच के बाहर निकाल लेती है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को निकाल लेगी, गोल्ड नाइट्रेट से गोल्ड को निकाल लेगी। उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट की पावर कितनी, जितनी करंट ज्यादा होगी उतना ज्यादा मेटल को निकालेगी, और मेटल तो हमको दिखता है, हम उसको तौल सकते हैं। तो करंट की डेफिनेशन उसके हर एक इफेक्ट से हम बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में हमने कौन सा इफेक्ट पकड़ा और कैसे उससे डेफिनेशन बनाई? तो आंसर है कि इसमें हमने मैग्नेटिक इफेक्ट लिया। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट इस तरह का है कि हमारे पास ये 2 रॉड हैं 1 मीटर ईच। इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये हमने रखा 1 मीटर। ओके, इसको यहां फिक्स कर दिया और इधर से हम इसको करंट भेजते हैं बैटरी से, और इसको भी करंट भेजते हैं। इसको हमने फिक्स नहीं किया, इसको थोड़ा मूवमेंट करने के लिए हमने इसको मूवमेंट करने का सिस्टम बना दिया, इट कैन मूव। इसको हमने यहां से एक पुली लगाई और पुली के यहां से वेट लगा दिया, वेट। ये वेट इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। यहां पर हमने एक वेट बांध दिया जो कि इस पर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना लगाएगा? 2 × 10⁻⁻⁷। इतना थोड़ा सा वेट हमने इसमें डाल दिया। टू इंटू 10⁻⁻⁷, इतना वेट हमने इसमें डाला। तो ये वेट इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। इसके पास अरेंजमेंट है कि ये इस पर ऐसे स्लाइड होके, ये 2 ट्रेन की पटरी है, इस पटरी पर ये वाला ऐसे स्लाइड हो सकता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट बनाया, सोचो। अच्छा, अब हमने क्या किया? इन दोनों में यहां से करंट देनी शुरू की, और उस करंट को यहां से हम कम या ज्यादा कर सकते। हमने करंट दी, और जैसे ही करंट दी वो करंट यहां गई, ये यहां से ऐसे गई, इसमें से ऐसे आई, और इसमें से भी ऐसे आई। तो
तो इन दोनों में करंट गई, इन दोनों के बीच इस करंट ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये तो हमने फिक्स किया हुआ है, ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा। ये जो इस पर फोर्स लगाएगा, तो जैसे ही हमने चालू किया हमने क्या देखा, इसने फोर्स लगाया ऐसे और ये ऊपर उठता चला गया क्योंकि ये खिसकना शुरू हो गया। तो हमने कहा रुको रुको, करंट को कम करो। यहां से हमको नहीं मालूम कितनी करंट है, हमने उसको कम किया। कम करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये नीचे गिरने लगा और ये इधर खिसकने लगा, यानी अब ये इससे दूर होते जा रहा है। हमने कहा नहीं, करंट कम हो गई। हम क्या चाहते हैं कि ये खड़ा रहे। अगर इसका फोर्स ज्यादा होगा तो ये इधर आ जाएगा, अगर इसका खींचने का फोर्स ज्यादा होगा तो ये इधर जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, और अगर बराबर हो गए तो खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने इस करंट को यहां से कम या ज्यादा करके इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका जो फोर्स है, उसको एडजस्ट किया। इस फोर्स को एडजस्ट करते करते ये फोर्स इतना हो गया कि ये इसके साथ बैलेंस हो गया। ये बैलेंस हो गया। जिस समय ये बैलेंस हो गया उस समय यहां से कुछ करंट जा रही होगी। इस मीटर में हमने देखा कुछ करंट जा रही थी। उस करंट के कारण इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बना और वो मैग्नेट्स ने एक दूसरे को खींचा। कितने फोर्स से खींचा? इतने न्यूटन से खींचा, क्योंकि ये तो हमने पहले ही नाप के लगाया हुआ है, मेजर करके। अब इनके बीच फोर्स कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻⁷। और यहां कुछ करंट फ्लो हो रही है। यहां जितनी करंट फ्लो हो रही है, यहां हमने उस करंट को लिख दिया कितना? 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाए। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ज्यादा हो गया, फिर इसने इधर खींचना शुरू कर दिया, हमने करंट को बढ़ाया। करंट को बढ़ाते बढ़ाते ये मैग्नेटिक फील्ड इतना बढ़ गया कि फिर ये बैलेंस आ गया, करंट बढ़ गई। करंट बढ़ने से हमारा मीटर ऐसे दिखाने लगा। अब हमने यहां क्या लिख दिया? 2 एम्पियर, क्योंकि इसको खींचता था तो 1 एम्पियर था, इसको डबल वेट कर दिया। अब जो करंट इसको बैलेंस कर रही है वो भी डबल हो गई, 2 एम्पियर। तो अब हमारा ये मीटर तैयार हो गया। इस तरह से हमने नापना शुरू किया। तो अब बताइए 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या बनी? 1 एम्पियर करंट वो होती है जो कितने फोर्स को बैलेंस कर लेती है? 2 × 10⁻⁻⁷ फोर्स को बैलेंस करती है। ठीक है। ये कैसे आया 2 × 10⁻⁻⁷? ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। फिलहाल ये अरेंजमेंट आपको समझ में आया कि हमने इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई। 1 एम्पियर करंट इतनी होती है। थोड़ी सी शर्तें उसमें और हैं कि रॉड कितना लंबा होना चाहिए? 1 मीटर। दोनों रॉड के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है? 1 मीटर। फिर उसके बाद वेट कितना रखना है? 2 × 10⁻⁷। तब जाके हमको करंट को बढ़ाते जाना है। जब वो करंट उसको बैलेंस करेगी, ठीक उस समय जितनी करंट फ्लो हो रही होगी, दैट करंट विल बी टेकन एज 1 एम्पियर, और उसको हम मीटर में मार्किंग कर लेंगे 1 एम्पियर। फिर उसके बाद हम उस मीटर को जाकर 1 किया हमने, 0 to 1, उसका डबल कर दिया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। उसको जाके हमने पंखे के साथ लगाया तो देखा वो ऐसा चला 1.7 पे आके रुक गया। तो हमने डिक्लेयर कर दिया पंखा कितना ले रहा है? 1.7। कंप्यूटर के साथ लगाया 1.2 पे आके रुका। रेफ्रिजरेटर के साथ लगाया 2 एम्पियर पे आके रुका। तो इस तरह से हर मशीन में कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है हमको पता लग गया। दिस इज हाउ वी मेजर एंड दिस इज नोन एज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखिए, एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच मेंटेन इन 2 स्टेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इन्फिनिट लेंथ। हमने 1 मीटर बोला था, आगे आ जाएगा।
of length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force कितना 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन कितनी लेंथ में पर मीटर, ठीक है, पर मीटर लेंथ उनको इतना फोर्स देना चाहिए। अब ये डेफिनेशन समझ में आती है तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लेंगे, रट लेंगे और समझ तो चुके ही हैं क्या होता है। अब अगली डेफिनेशन हम लेते हैं टेम्परेचर, केल्विन। 1 केल्विन हीटिंग कितनी होती है? 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एक कंडीशन होती है पानी की, जब हम इसको ठंडा करते जाते हैं तो ये बर्फ बन जाता है, गर्म करते जाते हैं स्टीम बन जाता है। ये कंडीशन में चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम यहाँ एयर का प्रेशर कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो वो अलग अलग टेम्परेचर पर आइस बनती है या अलग टेम्परेचर पर स्टीम बनती है। टेम्परेचर बदल जाता है, क्या बदलने से? प्रेशर बदलने से। ओके, तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें हम प्रेशर को कम करते हैं, उस टेम्परेचर पर H2O के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल तीनों स्टेट में एक साथ हमको मिलते हैं। जैसे ये कौन सी स्टेट है? लिक्विड। इसके अंदर बर्फ डाल दी हमने, दोनों स्टेट इकट्ठी हो गई पानी की। कौन कौन सी? सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर हवा का प्रेशर कम करना शुरू किया। वो प्रेशर जब बहुत कम हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि इसमें से वेपर निकलनी शुरू हो गई। वो कौन सी स्टेट है? वेपर स्टेट, गैस स्टेट। अब उस टेम्परेचर पर, उस प्रेशर पर पानी की क्या स्टेट है? तो आंसर है उस टेम्परेचर और प्रेशर पर पानी की तीनों स्टेट है, लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी। ये वाली जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, टेम्परेचर और प्रेशर की, उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या नाम है उसका? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल शब्द किससे आया? क्योंकि उसके पास कितनी स्टेट है पानी के पास? 3 स्टेट है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3। उस समय उसका टेम्परेचर जितना होता है, उस टेम्परेचर का 1/273 कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? 1 केल्विन टेम्परेचर राइज। 1 केल्विन टेम्परेचर। उस समय जो उसका टेम्परेचर होता है, तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना होता है? हमारा जो स्केल है उसके अनुसार उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उस 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन बनाएं at triple point, temperature of water is 0 degree Celsius, which is equal to 273.16 Kelvin। ठीक है, तो 1 केल्विन कितना हुआ? Therefore 1 Kelvin is equal to 1/1 Kelvin is equal to 1/, ट्रिपल पॉइंट। देखिए ये है 0 केल्विन, ये है 0 सेल्सियस। 0 केल्विन से 0 सेल्सियस कितना ऊपर होता है? 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 4 केल्विन। तो यहां आकर कितना केल्विन आ गया?
ये कौन सा पॉइंट है? 0 डिग्री सेल्सियस वाला, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। अब ये बताइए 0 केल्विन से ट्रिपल पॉइंट कितना ऊपर है? 273 केल्विन। तो 1 केल्विन कितना हुआ? इसका 1/273। इसका मतलब किसका? ट्रिपल पॉइंट का। ट्रिपल पॉइंट का ये रेंज है, इतना दूर जाके हमको मिलता है 0 केल्विन से। अब इसको अगर हम टुकड़े टुकड़े कर दें, कितने? 273 टुकड़े कर दें, तो ये एक टुकड़ा कितना होगा? इसकी कैलकुलेशन क्या है? इस पूरे रेंज को 273 से डिवाइड करिए और इस पूरे रेंज का नाम क्या है? ट्रिपल पॉइंट। तो उसमें से एक टुकड़ा लीजिए, उस एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? 1 केल्विन। सो व्हाट इज 1 केल्विन? दैट इज 1 मैंने उल्टा लिख दिया। 1 केल्विन इज 1/273.16। ये 1 लेना है कितने में से? 273.16 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ट्रिपल पॉइंट। ऊपर कौन आएगा? ट्रिपल पॉइंट। नीचे कौन आएगा? 273। ये रहा ट्रिपल पॉइंट। इसको 273 से डिवाइड करिए, जो एक छोटा सा टुकड़ा है वो कितना होता है? 1 केल्विन। ये हमने इसकी डेफिनेशन बनाई। दिस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर फिर भी एक आपको बात समझ में आई कि जैसे हमने पहले एक टेम्परेचर लिया जो दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर है 0 केल्विन, उससे ऊपर करते 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 इतना ऊपर किया तो हमने क्या देखा? वाटर, आइस और वेपर तीनों इकट्ठे रहते यहाँ पे। इसके नीचे 2 चीज मिलेगी या 1 चीज मिलेगी, यहां पर जाकर दोनों चीज मिली। तो ये जो हमने जितना गर्म किया था इसका नाम हमने क्या दिया? ट्रिपल पॉइंट। इस ट्रिपल पॉइंट का कितना हिस्सा कर दिया? 273। उसमें से एक हिस्सा लिया, उसको क्या बोलते हैं? कितना हीट? 1 केल्विन। उसको बोलेंगे 1 केल्विन। तो लिखेंगे कैसे? ट्रिपल पॉइंट के कितने हिस्से किए? 273। सो दिस इज नोन एज 1 केल्विन। देखिए 1 केल्विन इज फ्रैक्शन 1/273 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। मोल क्या होता है? मोल सिर्फ एक नंबर होता है बस। जैसे 1 दर्जन केला, कितने केले हुए? 12 यूनिट्स। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे 1 मोल एटम्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल केले, 1 मोल मैंगो, हर एक के साथ हम 1 मोल लगा सकते हैं। जैसे हम 1 डजन लगाते हैं, 1 सेंचुरी लगाते हैं, इस तरह से हमने नाम रखे हुए। तो 1 मोल कितना संख्या होता है? क्योंकि हम जो नंबर्स पहचानते हैं वो कौन से हैं? डजन, 1000, 10, 100, मिलियन, ये वाले शब्दों को पहचानते हैं। मोल शब्द को हम नहीं पहचानते। लेकिन एसआई सिस्टम में काउंटिंग जो है मोल, वो स्टैंडर्ड काउंटिंग माना गया है। तो वो जो काउंट है मोल, वो कितना होता है? तो उनका ये कहना है कि कार्बन लीजिए, कार्बन, और कितना कार्बन लेना है? 0.012 किलोग्राम, यानी कितने ग्राम हुआ? 12 ग्राम, 12 ग्राम्स। 12 ग्राम कार्बन लो, फैला लो और उसके एटम्स को गिनो। जितने एटम आपको मिलेंगे वो संख्या क्या कहलाएगी? 1 मोल। ठीक है। सो व्हाट इज 1 मोल नंबर? कितना कार्बन लिया हमने? 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन को एकदम छोटा पाउडर बना दिया और उसके एटम्स को काउंट कर लिया।
तो वो जो काउंटिंग आएगी उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल काउंट। उतने ही संख्या में, उतने ही नंबर्स में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उतने ही नंबर्स में अगर हम मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये होता है 1 मोल। तो 1 मोल होता क्या है? इट इज ए ग्रुप, इट इज ए नंबर्स, इट्स ए काउंट। और वो काउंट कितना? उसका सैंपल कौन है? कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन एटम होते हैं दैट इज नोन एज 1 मोल। और इसका एक नंबर होता है 1 मोल। 6.022 into 10 raised to the power 23। वेरी गुड। 6.023 है कि 022 है? 23। ये इतने एटम्स होते हैं कितने ग्राम में? 12 ग्राम। सो दिस इज 1 मोल। जैसे 12 चीजें होती हैं 12, तो हम क्या बोलते हैं? 1 डजन। 100 होती हैं 1 सेंचुरी, 1 सैकड़ा। इसी तरह से इतनी होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल। दैट्स ऑल। तो ये 1 मोल होता है जिसको हम फिजिक्स में और एटॉमिक लैंग्वेज में यूज करेंगे, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं। जैसे 1 मोल गैस। 1 मोल गैस, कोई भी गैस लीजिए, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। कितना? 11.2 लीटर है। याद आया? कुछ नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? ठीक है। इस तरह से 1 मोल को रिलेट करके हमने बहुत सारे रूल्स बनाए हुए दैट वी विल स्टडी। फिलहाल हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? काउंटिंग का एक यूनिट, एंड दैट यूनिट इज हाउ मच? 1 मोल। दिस इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो का नंबर कि 1 मोल गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर यूनिट्स। जो हमने 7 स्टैंडर्ड यूनिट बनाए उसका डेफिनेशन क्या है। तो ये सब के डेफिनेशन आप याद करेंगे और आपको समझ भी आने चाहिए और ये सब याद भी करने चाहिए। न्यूमेरिकल इस पर बहुत कम आते हैं। अभी इस पर सिर्फ कंसेप्चुअल या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल, राइट द डेफिनेशन ऑफ सोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होती है चमक। हमारे एक बल्ब की चमक, ट्यूबलाइट की चमक, छोटे बल्ब की चमक, 100 वाट बल्ब की चमक, 1000 वाट बल्ब की चमक अलग अलग होती है। चमक को हम लेंथ में नहीं नाप सकते, मास में नहीं नाप सकते, टाइम में नहीं नाप सकते, एम्पियर में नहीं नाप सकते। इसलिए हमको चमक को एक सेपरेट इंडिविजुअल क्वांटिटी बनानी पड़ी, बेसिक क्वांटिटी। तो चमक को डेफिनेशन हमने कैसे बनाई? तो चमक में क्या चीज है जिससे हम उसको समझते हैं या उसको गेज करते हैं या उसको नापते हैं? तो इसका आंसर है कि वो ऑब्जेक्ट हमारी आईज में कितनी एनर्जी फेंकता है पर सेकंड। एनर्जी पर सेकंड इज पावर। तो हमारी आंख में वो कितनी पावर भेज रहा है। ज्यादा पावर भेजेगा तो हम क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा चमक है। सन को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर भेजता है आंख में। मोमबत्ती को, कैंडल को हम देख सकते हैं क्योंकि वो पावर कम भेजता है। तो हमने चमक की डेफिनेशन में पावर को ध्यान में रखा, एनर्जी या पावर। ठीक, तो हमने बोला कि इसकी यूनिट हम रखेंगे 1 कैंडेला। एक पर्टिकुलर लाइट जो हमारी आंख में एक पर्टिकुलर पावर भेजेगी उसकी चमक को हम क्या बोलेंगे? 1 कैंडेला। अब हमको 2 चीज डिसाइड करनी थी कि कितनी पावर को हम 1 कैंडेला बोलेंगे और वो कौन सी लाइट होगी, कौन से रंग की लाइट होगी। और ये बहुत आसान था। शुरू में जो चीज हम यूज करते थे उसी को ही हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि लाइट हम कौन सी लेंगे, जो मोमबत्ती की लाइट होती है पीले रंग की। अब उस लाइट को पहचानना कैसे? उसका नाम क्या है? येलो उसका नाम नहीं है। येलो हमारा सेंसेशन है जो हम सोचते हैं। उसका नाम कौन तय करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी। आपको बताया था अभी, जितने ऑसिलेशन होंगे वो डिसाइड करेंगे कि उसका कलर क्या है।
ठीक है, तो हमने एक ऐसी लाइट ली जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है ये, और ये फ्रीक्वेंसी जब आप चार्ट निकाल कर देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी येलो लाइट की है जो कि कैंडल से आती है। सो इट्स नथिंग स्पेशल। हम सिर्फ येलो को क्या बोल रहे हैं, एक डेफिनेट फिगर दे रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 इंटू 10 टू द पावर 12, क्योंकि येलो में तो बहुत सारे येलो होते। समझ आया? अच्छा, अब ये जो कैंडल हमने जलाई वो कैंडल पतली छोटी सी कैंडल है। फिर मोटी कैंडल जलाई और ज्यादा चमक, और मोटी कैंडल जलाई और ज्यादा चमक। कितनी चमक को 1 कैंडेला कहेंगे? तो आंसर है उसको 1 कैंडेला कहेंगे जो हमारी आंख में कितनी एनर्जी भेजेगी, 1/163 वॉट एनर्जी भेजेगी। ये तो जो 1/163 वॉट एनर्जी जो भेजेगी, उतनी चमक को पीले रंग वाली लाइट उतनी चमक भेजे तो हम क्या कहेंगे, उसकी चमक कितनी है, 1 कैंडेला। और उसके बेसिस पर फिर चमक बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो हम बोलेंगे 2 कैंडेला, 4 कैंडेला, 10 कैंडेला, 20 कैंडेला, 30 कैंडेला, ऐसे हमको चमक मिलती है। समझ में आया? इस तरह से हम लोग चमक को मेजर करते हैं, राइट। तो अभी तो हमारे मोबाइल में भी ऐप आता है कैंडेला का, चमक का। खोल के हम यहाँ ऐसे रखेंगे तो बता देंगे कि यहाँ से कितनी चमक आ रही। तो मेरे मोबाइल में है, उसमें आपको दिखेगा इतने कैंडेला चमक आती। तो चमक की बेसिक डेफिनेशन हमने इससे बनाई हुई है, तो इसको हम याद कर लेंगे। एक चीज और है कि ये वाली जो एनर्जी आती है 1/683 ऐसे आती है कि ऐसे आती है, कितनी बड़ी जगह में आनी चाहिए, या पूरे में ऐसे फैलेगी 163? तो उनका कहना ऐसा नहीं है, ये 1 स्टेरेडियन में आनी चाहिए। पर स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन कितना होता है? ये हमने एक कागज का टुकड़ा लिया, कपड़े का टुकड़ा लिया, जिसका एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसके साथ 1 मीटर की डोर बांध दी। कितनी? 1 मीटर। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से सब तरफ से, और उसको ऐसे मिला दिया। ये तो ये क्या बनेगी? एक कोन। साइड से देखेंगे तो हमको ये कैसी दिखेगी? कैसी कोन दिखेगी? ये जो चीज है ये क्या है? ये एक सॉलिड है। ये ऐसी टोपी बनी। इसको ऐसे टोपी को देखिए, ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है इतना बड़ा, और बड़ा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये वाला एरिया बढ़ जाएगा। छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ये एरिया छोटा हो जाएगा। ये वाला हमको कितना रखना है? 1 मीटर, और ये एरिया भी कितना रखना है? 1 मीटर। तो एक पर्टिकुलर गड्ढा बनेगा। ये जो बनेगा इसको बोलते हैं 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे इसको? 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये होता है 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। और ये इसके ऊपर फुटबॉल जैसी सरफेस रहती है, ये कितनी? 1 मीटर स्क्वायर, और ये है 1 स्टेरेडियन। एक पॉइंट के चारों तरफ हमने स्फीयर बनाया, स्फीयर। इसका टोटल एरिया कितना होता है? 4πr स्क्वायर। अपॉन रेडियस r का स्क्वायर। ये आ गया एंगल। कौन सा? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन नोट कर लीजिए।
एक पॉइंट के चारों तरफ सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। और डेफिनेशन इसकी क्या होती है? एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये एक स्टेरेडियन। तो इसको हमने कहाँ यूज किया है? चमक के इंटेंसिटी के फॉर्मूला में भी यूज किया कि यहां पर हमारा सोर्स होना चाहिए ये, और यहां पर जो हमको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? दैट इज 1/683 वॉट। तब ये कितना होगा? 1 कैंडेला। तो इसमें आपकी दोनों चीज हो गई। 1 कैंडेला यूनिट किसको कहते हैं और 1 स्टेरेडियन किसको कहते हैं? ठीक है, ये 1 स्टेरेडियन नोट हो गया। हमारी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। एंगल कौन सा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल देखिए, ये है 1 मीटर और ये वाला आर्क, इसकी लेंथ है 1 मीटर। तो ये वाला जो एंगल है, दिस इज नोन एज 1 रेडियन। रेडियन। सो प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसे नोट कर लीजिए, आर्क अपॉन रेडियस। और 1 रेडियन कितना होगा? 1 मीटर आर्क 1 मीटर रेडियस। ये 1 मीटर आर्क 1 मीटर रेडियस मेक्स 1 रेडियन प्लेन एंगल। और ये टोपी वाला जो बनता है ये क्या होता है? सॉलिड एंगल। इस तरह से ये 2 सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और ये 7 यूनिट। एक सर्कल के चारों तरफ प्लेन एंगल कितना होता है? ये सर्कल के चारों तरफ प्लेन एंगल ये होता है 1 पाई एंड 2 पाई। 2 पाई रेडियन, दैट इज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी से क्या बनता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दीज वेयर our standard units, 7 units and 2 supplementary units, angle and solid angle। तो ये सब के बारे में आप थोड़ा सा डेफिनेशन याद कर लेंगे, और थोड़ी सी चीज अब आपके दिमाग में बैठ गई कि कौन सी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम ये सारे शब्द यूज करेंगे। इसमें कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसका टेम्परेचर कितना है, इतने डिग्री केल्विन है, ये है, और इसमें टाइम कितने सेकंड लग रहा है। तो अब ये सारे वर्ड्स जो हैं, जो यूनिट को डिनोट करते हैं, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर, कि आपको पता लगे कि ये साइज कितना कितना होता है और यूनिट क्या क्या होती है। लेकिन फिर भी ये यूनिट हमको कम पड़ती है। प्रैक्टिस में हम कुछ और यूनिट यूज करते हैं। जैसे आपने देखा, इसमें वो यूनिट नहीं आई है जिससे हम रोज पेट्रोल डलवाते, लीटर। लीटर इसमें कहीं नहीं आया। तो लीटर क्या यूनिट नहीं है? लीटर तो है यूनिट। ऐसे यूनिट्स को हम कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, जो कि हम प्रैक्टिस में लाते हैं और उसको हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि 1 लीटर इतना होता है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।